नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 भारतीय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से मुलाकात करेंगे आज। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत में हाल ही में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कंपनियों के सीईओ मौजूद रहेंगे। यहां आपको ये भी बता दें कि मीटिंग शाम 4 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित पीएम आवास में होगी। इस मीटिंग में वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक बायोलॉजिकल, जाइडस कैडिला, जेनेवा बायोफार्मा और सीरम इंस्टीट्यूट समेत दूसरे वैक्सीन निर्माता कंपनियों के सीईओ शामिल रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं। जी समीर, बताइए क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास इस मीटिंग को लेकर और इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? जी बिल्कुल, ये बेहद अहम बैठक है प्रधानमंत्री मोदी की। देश के सभी वैक्सीन निर्माताओं के साथ में, देश के सभी जो वैक्सीन निर्माता है उनके सीईओ के साथ में शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी मुलाकात करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि 21 अक्टूबर को देश ने 100 करोड़ टीकाकरण अभियान को पार किया है। देश के 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को टीका लगा है और उसके बाद पीएम जो है सभी वैक्सीन निर्माताओं के साथ ये बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद होंगे और जो प्रमुख वैक्सीन निर्माता हैं उसमें सबसे पहले भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, इसके अलावा जाइडस कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज लैब, जेनेवा बायोफार्मा, पेनिसिया बायोटेक, इस तरीके के जो वैक्सीन निर्माता हैं इनके सीईओ के साथ में बैठक होने जा रही है। इस बैठक का जो अहम एजेंडा रहने वाला है सूत्रों के मुताबिक, उसमें सबसे पहला एजेंडा यही है कि ये जो आंकड़े हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो सेकंड डोज जो लोगों को लगनी है उसमें भी रफ्तार लाई जाए। अभी तक आप देखें तो देश के तकरीबन 75% से ज्यादा लोगों को पहली डोज और करीब 35% से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगी है और सरकार का बल यह है कि सभी को टीका मंत्र के तहत अब जो दूसरी डोज का जो आंकड़ा है उसको और बढ़ाया जाए, यह प्रतिशत काफी बढ़ाया जाए। इसके साथ बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि अब जो बच्चों को वैक्सीन लगनी है उसमें भी किस तरीके से और तेजी लाई जा सकती है, उसकी रूपरेखा क्या होगी। एक और अहम एजेंडा यह होगा कि वैक्सीन रिसर्च को लेकर के कंपनियां क्या कुछ और कदम उठा सकती हैं, किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो वैक्सीन रिसर्च को लेकर भी चर्चा होगी। अब यहां से सरकार जो डिप्लोमेसी के तहत यह भी देख रही है कि देश के अलावा बाहर भी अगर वैक्सीन कुछ देशों को जरूरत होती है तो उनको क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो ये सारे विकल्पों पर चर्चा होगी, उनके सीईओ के साथ में बातचीत होगी। कुल मिलाकर के सरकार का जोर इस बात पे है कि 100 करोड़ का आंकड़ा जरूर पार कर लिया है, लेकिन अभी भी देश में जो दूसरी डोज लगाने का जो आंकड़ा है उसको और तेजी से बढ़ाना है, उस पर बल देना है। और इसके साथ ही जो बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो 2 डोज के अलावा अगर बूस्टर डोज दिया जाना है तो उस पर भी क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। तो इन तमाम मसलों को लेकर के पीएम मोदी के साथ आज देश के 7 बड़े वैक्सीन निर्माताओं की अहम बैठक शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। जी, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये बैठक काफी अहम होने जा रही है। कई अहम चर्चा हो सकती है इस मीटिंग के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इन तमाम डिटेल्स के लिए। आप नजर बनाए रखिए, जब ये मीटिंग होगी तब भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी पहुंचाएंगे उन तक। आगे बढ़ते हैं हम। रिलायंस इंडस्ट्री ने कल अपनी जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का तिमाही मुनाफा 11.4% बढ़कर 13,680 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी ने रिटेल सेगमेंट में अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। यहाँ आपको बता दें हम कि ऑयल टू केमिकल्स यानी OTC सेगमेंट और डिजिटल सर्विसेज बिजनेस में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। रिलायंस के नतीजों को कैसे देखा जाए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ। अजय, हमें बताएं कि रिलायंस के नतीजे बाजार की उम्मीदों के हिसाब से कैसे रहे हैं और इन नतीजों में खास क्या बातें रही हैं? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के जो नतीजे आए हैं वो क्लियरली बाजार की उम्मीदों से थोड़े बेहतर आए हैं और ये मत भूलिए कि बाजार ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक 1 महीने में 10% ऊपर गया है। सो ऑलरेडी बाजार एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। इन्होंने आके थोड़ा नंबर और ज़्यादा अच्छा बेटर दे दिया। कैसे दिया? एक तो रिटेल बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से रिबाउंड किया है सिक्वेंशियली। जियो बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से रिबाउंड किया है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था। लेकिन ऑयल टू केमिकल जो OTC बिजनेस है, जिसमें पेटकेम है, रिफाइनिंग है,
वो उतना वीक नहीं था। बाजार को लग रहा था कि वो एक ड्रैग होगा, लेकिन वो ड्रैग नहीं था। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी उन्होंने और उसकी वजह से ओवरऑल नंबर बहुत सॉलिड दिख रहा है। टॉप लाइन बेटर है, बॉटम लाइन बेटर है, एबिटा स्लाइटली ऑन द लोअर साइड है, बट इंटरनल स्ट्रॉन्ग है नंबर्स के। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी दिखा रही है कि मोमेंटम शायद यहाँ से जारी रहेगा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि बाजार इन नंबर्स को कैसे लेता है। हम जब ट्रेड के लिए ओपन होंगे मंडे को, तो बाजार का रिएक्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट परफॉर्मेंस तो सिक्वेंशियली बहुत स्ट्रांग थी, स्लाइटली ऑन द हायर साइड। जो बाजार सोच रहा था उससे थोड़ा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है इस क्वार्टर। तो आज का दिन खास है क्योंकि आज आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी आएंगे। क्या नतीजे कंपनी के अनुमान के मुताबिक रहेंगे या नहीं, इस पर पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शरद दुबे। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं और एचडीएफसी बैंक के बेहतरीन नतीजे ऑलरेडी देख चुके हैं और इसमें भी उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 20% का ग्रोथ देखने मिलेगा और जो पैट है उसमें भी 20% का इजाफा देखने मिलेगा। अगर कुछ फैक्टर्स देखें आप टू वॉच में, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो निम्स होते हैं वो स्टेबल एक्सपेक्टेड है और जो सबसे फास्ट ग्रोइंग बैंक का एक्सपेक्टेशंस है और अच्छी फ़ी जो कोर फी ग्रोथ है वो भी देखने मिलेगी। रिकवरी और स्लिपेजेस पे भी नज़र रहेगा और याद रखिए आपके एडवांसेस और आपके जो डिपॉजिट्स हैं उनमें भी आपके डबल टीन डिजिट पे ग्रोथ देखने मिलेगा और कासा रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट देखने की अनुमान है। तो ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक के जो है अच्छे नतीजे का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसीएस के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है। सभी एनबीएफसीएस को 90 दिनों के एनपीए रिकॉग्निशन नियमों में डाला जाएगा। रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीएस के आईपीओ फंडिंग के नियमों में भी बदलाव किया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, हमें बताएं आखिर क्या है ये स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क और इसकी क्यों जरूरत पड़ी है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज के रेगुलेशंस के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशंस जारी किए हैं। ये इसलिए जारी हुए हैं क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो एनबीएफसीज हैं, एक तो उनका रेगुलेशंस तय नहीं था, कई जगह रेगुलेटेड नहीं थे और जहां था भी वो सबके लिए समान था। तो आरबीआई का कहना है कि आप सारी जो कंपनियां हैं वो जब समान नहीं है तो रेगुलेशंस क्यों समान हो, तो वो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो सबसे बेस लेयर है वो रखी गई है 1000 करोड़ रुपए से कम वाली एनबीएफसीज, जिनका एक अलग रेगुलेशंस होगा, मतलब कम स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन होगा। उसके ऊपर की जो लेयर है वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर वाली लेयर है और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, इनफैक्ट जो 10 कंपनियां हैं उन पर आरबीआई कड़ी नजर रखेगा और वहां पर जो रेगुलेशंस हैं वो भी सख्त होंगे। इसलिए क्योंकि अगर ये कंपनियां फेल होती हैं, इनमें कुछ गड़बड़ होता है, तो उसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर पे भी देखने को मिलता है। आपने यही उदाहरण देखा था आईएलएनएफएस के मामले में। तो इसमें जो रूल्स की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण रूल ये डाला है कि आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए आप 1 करोड़ रुपए पर बोरोवर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं और ये भी बोला है कि जो एनबीएफसीज हैं वो अपने मानक और भी स्ट्रिंजेंट तय कर सकती है। इसके अलावा जो एनपीएज हैं उनको आपको बैंकों की तरह ही 90 दिन में डिक्लेयर करना होगा। इसके लिए 3 साल का ग्लाइड पाथ दिया गया है, पहले 150 दिन, फिर 120 दिन और फिर तीसरे साल जो 2026 में आपको 90 दिन में एनपीए को घोषित करना पड़ेगा। शुक्रिया अंकुर इन जानकारियों के लिए। तो सिटी बैंक के रिटेल कारोबार के लिए कई बड़े बैंकों ने बोलियां भेजी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 22 अक्टूबर तक करीब 4 बड़े बैंकों ने अपनी बोलियां भेजी हैं। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हो सकते हैं। ये बोलियां किस भाव पर है और कब तक इसके बीडर का नाम फाइनल हो जाएगा, ये जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। जी अंकुर, बताएं। जी हाँ, सिटी बैंक इंडिया के रिटेल एसेट्स बिजनेस के लिए प्राइवेट बैंकों ने बोलियां लगाई हैं और हमें जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ तक कि इंडसइंड बैंक ने भी जो सिटी बैंक के रिटेल एसेट्स हैं उसके लिए बोलियां
सबमिट की हैं। आपको हम ये भी बता दें कि जो सिटी बैंक इंडिया ने अपना वैल्यूएशन सीख किया था वो करीब $2 बिलियन का था, बट ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस भाव पर ये बोलियां यहाँ पे सबमिट की गई हैं। जो सिटी बैंक का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है भारत में वो था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। एक दशक पहले उसका मार्केट शेयर करीब 20% था, जो कि अब गिरकर 4% तक रह गया है। और जब सिटी बैंक इंडिया ने घोषणा की थी, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर घोषणा हुई थी कि 13 कंट्रीज से वो बाहर निकले थे जिसमें भारत एक था, तब से अभी तक रिटेल कस्टमर्स में काफ़ी गिरावट आई है और जो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स हैं उनमें भी करीब 1 लाख कस्टमर्स कम हो गए हैं। तो देखना ये होगा कि किस भाव पे ये बोलियां आती हैं और कब तक जो सूटर है उसका चुनाव हो सकता है। उधर पेटीएम के आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को मार्केट रेगुलेटर की ओर से हरी झंडी मिल गई है। पेटीएम का आईपीओ इस साल नवंबर मध्य में लिस्ट हो सकता है। कंपनी ने जुलाई में सेबी में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया था। पेटीएम के सॉफ्ट बैंक, बर्कशायर हैथवे और एएनटी फाइनेंशियल निवेशक है। इसमें 50% ओएफएस के जरिए और 50% फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। इश्यू का साइज 16,600 करोड़ रुपए है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसके पहले करीब एक दशक पहले कोल इंडिया का आईपीओ आया था जो 15,000 करोड़ रुपए का था। तो ब्यूटी स्टार्टअप नायका का भी आईपीओ 28 अक्टूबर को खुलेगा और 1 नवंबर को बंद होगा। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 5,200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी ने इश्यू के लिए प्राइस बैंड जारी किया है जो कि 1,085 से 1,125 रुपए है। इसका लॉट साइज 12 शेयरों का है। आईपीओ में 630 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा और वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर और शेयर धारक 4,19,72,660 शेयरों की बिक्री करेंगे। पूर्व इन्वेस्टमेंट और बैंकर फाल्गुनी नायर ने साल 2012 में नायका को शुरू किया था और कंपनी ऑनलाइन बिक्री के साथ साथ रिटेल आउटलेट्स के जरिए भी बिक्री करती है। खास बात यह है कि नायका आईपीओ लाने वाली पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जो मुनाफे में चल रही है। यहाँ आपको बता दें कि साल 2022 में इसकी कमाई 1,860 करोड़ रुपए उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं कि ऑयल एंड गैस भविष्य में अपना उत्पादन बढ़ाने जा रही है। बीते 2 सालों में कंपनी ने इस दिशा में काफी बड़ा निवेश किया है। कंपनी की आगे की योजनाओं पर कंपनी के सीईओ प्रचुर शाह से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। हमारे साथ केन ऑयल एंड गैस के सीईओ मिस्टर प्रचुर शाह हैं। सर, ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना सरकार के एजेंडे में है। काफ़ी टाइम से इस बात की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए, बट पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो इसमें आप लोगों का प्लान क्या है? देखिए, पहली बात तो आई थिंक हमें सरकार का कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सरकार प्रोडक्शन फोकस्ड है, रेवेन्यू फोकस नहीं है। जब ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। सो आई थिंक हमारी कंपनी की तरफ से देखिए, हम कंट्री के लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है एंड हमने काफ़ी पिछले 2-3 साल में ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट किया है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हमारा प्लान है कि हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारा खुद का विजन और टारगेट है कि हम देश का 50% का प्रोडक्शन दे सकें, जिसका मतलब है कि हमें जो अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डबल से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, राइट। तो उसके लिए हम काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़, नए एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जो सरकार की जो मदद मिल रही है उसके साथ हम इस टारगेट को जल्दी रीच कर लेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनियों के सीईओज़ के साथ। इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया। साथ ही साथ गैस मार्केट में गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म किए हैं पिछले कुछ समय में। देखें, धीरे धीरे इसको काफ़ी ओपन अप किया जा रहा है। तो उस दिशा में अगर देखें तो आपकी क्या योजना है और क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसमें और किस तरह के हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है?
देखिए, पहली बात तो हम लोग की जो ऑयल एंड गैस जो उत्पादक हैं, जो हम लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये अपने जो रिजर्व्स हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस कर सकें, राइट। तो उसके लिए हम एक्सप्लोरेशन फिर उसकी प्रोडक्शन पे की एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं और इनफैक्ट अगले 2-3 साल में उसकी स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, राइट, ताकि हम इस प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। जो हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आपने गैस की बात की, गवर्नमेंट काफ़ी पैसा खर्चा कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए गैस का, राइट। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो गैस प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा ना, बिकॉज देन वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हम उन गैस उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो आई थिंक हमारा जो फोकस है वो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ाने का रहेगा और वो ही ट्रू इनेबलर है आई थिंक सेल्फ रिलायंस के लिए। आपका प्लान अगर हम अगले 1-2 साल के लिए देखें, क्या एक्सपेंशन प्लान होगा डोमेस्टिक मार्केट में? तो डोमेस्टिक मार्केट में हमारा प्लान ये है कि हमारा जो टारगेट है, हम कंट्री का 50% प्रोडक्शन हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट, विच मीन्स कि अगले 1-2 साल में हमारा टारगेट है कि हम एक्सप्लोर करके इस पॉइंट पे आ जाए कि हम कंट्री का 50% प्रोडक्शन कर सकें। चलिए, गुड न्यूज़ देते हैं हम आपको। करीब 1.5 साल बाद महाराष्ट्र के सिनेमाघर एक बार फिर गुलजार हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी है। ET नाउ की सीनियर एडिटर तमन्ना इनामदार ने बात की फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा और PVR कार्निवल सिनेमा हॉल के मालिकों से और ये जानने की कोशिश की कि क्या सिनेमाघरों में एक बार फिर रौनक लौटेगी या इसके लिए अभी फिलहाल करना होगा थोड़ा और इंतजार। कमल जी, सबसे पहले बताइए कि क्या आपको पूरी उम्मीद है कि लोग वापस थिएटर आ जाएंगे? जी, ना सिर्फ उम्मीद है पर पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आएंगे, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से जितने भी बाकी बड़े राज्य हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, तेलंगाना, साउथ में, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे पिछले 2-2.5 महीने से चल रहे हैं और यहाँ पे रेगुलरली फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। साउथ में जो लोकल रीजनल फिल्म्स हैं, तमिल में, तेलुगु में रिलीज हो रही हैं। नॉर्थ में, पंजाब में पंजाबी फिल्म्स रिलीज हुई हैं जो दिल्ली के काफी इलाकों में बहुत ही अच्छी चली हैं, बट पंजाब में जो उनका बिजनेस हुआ है वो कोविड के टाइम से पहले के बिजनेस से कहीं ज्यादा हो रहा है। साथ में हॉलीवुड स्टूडियोज ने अपनी फिल्म्स लगातार रिलीज की हैं। बॉन्ड अभी रिसेंटली रिलीज हुई, वेनम रिलीज हुई सोनी के द्वारा, और इन सबके नंबर्स बहुत ही इंकरेजिंग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आने के लिए पूरा तैयार हैं। और इस समय जो एक ही कमी है वो है कि बड़ी हिंदी फिल्में जल्दी से जल्दी रिलीज होना स्टार्ट हों। अब वो कमी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्यवंशी जो एक बहुत ही बड़ी फिल्म है वो 5 नवंबर दिवाली के इमीडिएटली बाद रिलीज हो रही है। और मेरे ख्याल से बस को देखते हुए मूवी की ये तय है कि जो सूर्यवंशी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ उनको ना सिर्फ पूरा करेगी बट एक्चुअली एक्सीड करेगी। वाह, कोमल नाहटा जी, सिनेमा जाना एक रिवाज रीति एक तरह से है, बहुत भारतीयों के लिए, बहुत परिवारों के लिए, हमारी रग रग में है ये। लेकिन पिछले 2 सालों में ये आदत सी टूट गई है और लोग एक एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इतने पैसे एक टिकट पर देंगे, फिर 200-250 रुपए की पॉपकॉर्न खरीदेंगे, फिर बीच बीच में मास्क लगाकर मूवी देखेंगे, वो भी एक सीट छोड़कर? ये सारे सवाल भी आज हैं इंडस्ट्री के सामने है, लेकिन इनका जवाब ये है कि यस, वो रुपए खर्च करके जाएंगे, वो बाहर ऑडिटोरियम से बाहर खाना पीना करेंगे, वो मास्क लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि वो ऊब चुके हैं, घर बैठ के ऊब चुके हैं, घर पर मनोरंजन कंज्यूम करके ऊब चुके हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और शोज देखकर ऊब चुके हैं, और वो सिनेमा एक्सपीरियंस जो उन्हें चाहिए उसके लिए बेताब है, बेसब्र है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जाएं। सिनेमा एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है, आपको मजा आता है, आपके बाजू में कौन बैठा है आपको नहीं पता, शायद आप कभी नहीं मिले हो, शायद कभी मिलोगे भी नहीं, लेकिन एक साथ रोना, एक साथ हंसना, एक साथ सीटी और ताली बजाना, वो एक्सपीरियंस आपको घर बैठ के नहीं मिल सकता है। और सिनेमा का मजा वही है, एक ग्रुप एक्सरसाइज है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं सिनेमा घर में। और ये प्रूव होता है क्योंकि पंजाबी फिल्म्स या तेलुगु तमिल फिल्म्स
उनका बिजनेस, मैं पंजाबी फिल्मों का बिजनेस कहूंगा, एक फिल्म लगी पुआड़ा, हिट हुई, उसके कुछ हफ्तों बाद लगी चल मेरा पुत 2, सुपर हिट हुई, उसके 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद लगी किस्मत 2, सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद चल मेरा पुत 3 रिलीज हुई, चल मेरा पुत 2 मल्टीप्लेक्सेस में चल रही है, उसके साथ साथ चल मेरा पुत 3 भी रिलीज हो गई क्योंकि वो फिल्म लॉकडाउन के दौरान शूट हुई थी, वो भी बड़ी हिट हो गई, और उसके बाद आई हौसला रख, वो ब्लॉकबस्टर हो गई। तो इमेजिन, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, पैसे देख के ही देख रहे हैं ना लोग। और वही इंसान है जो पंजाबी सिनेमा देख रहे हैं, वही इंसान है जो बॉलीवुड देखेंगे, बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे। कहने का मतलब है कि वो भी लोग हैं, हम भी लोग हैं, तो वो वहां अगर फिल्में हिट हो रही है तो कोई कारण ही नहीं है कि यहाँ फिल्में हिट नहीं होगी। हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर्स, सारी चीजें देखने को मिलेगी। वाह, ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कोमल नाटा। संजय गुप्ता, क्या आप इस ऑप्टिमिज्म को एको करते हैं? क्या आप इससे अग्री करते हैं कि लोग आएंगे बड़ी फिल्में देखने और बोर हो चुके हैं घर पर, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पे पिक्चरें देख रहे हैं, आराम से अपना खाना मंगा रहे हैं ऐप पर, लेकिन सिनेमा हॉल भी आएंगे और सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आकर भारी नंबर्स में देखेंगे? क्या आप इस व्यू से अग्री करते हैं? मैं सबसे पहले तो कहूंगा कोमल जी के मुंह में घी शक्कर, जो भी ये बोल रहे हैं वो सच हो, और डेफिनेटली हम फिर से वही नज़ारा देखें जो प्री कोविड देखा था। पर मैं उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी आदतें बदल चुकी हैं, काफ़ी आदतें बढ़ चुकी हैं, और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जब फ्लाइट में भी ट्रैवल करता हूँ 1-2 घंटा मास्क लगा के जब बैठना पड़ता है, it becomes a problem for me. Maybe it is a personal thing. So I don't know कि अगर मैं थिएटर में जाके मास्क लगा के उतनी देर अकेला एक सीट पे बैठ के कितना एंजॉय करूंगा, वो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ। और रिस्ट्रिक्शंस हैं, 50% ऑक्यूपेंसी है, ये सब तो नंबर्स जो हैं वो पहले जैसे तो होने के लिए बहुत टाइम है अभी। कुणाल, क्या सेफ्टी के लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि जो ये देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हाँ हम जाना चाहते हैं, वो भी बोर हो चुके हैं घर पे, लेकिन एक थॉट आता है दिमाग में कि मेरे बगल में जो बैठा है क्या उसका डबल वैक्सीन हो चुका है, एक ही एयर ब्रीथ कर रहे हैं, इंटरनल वेंटिलेशन सिस्टम है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक से फॉलो कर रहे हैं जो थिएटर ओनर्स हैं, प्रॉपर्ली हो रहा है सारा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं सिनेमा को लेके, हमने ऑलरेडी देख लिया है बाकी राज्यों में और महाराष्ट्र में सिनेमा छोड़ के बाकी सारी चीज़ें खुली हैं, जिसको हम रेस्टोरेंट्स, मॉल, ट्रेन, बसेस, और आज जो इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, ये एक न्यू लिविंग है, नॉर्मल है, जिसके साथ हम जीना सीख गए हैं। तो मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ये पहले एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हमने कभी आज तक किया नहीं था, बट आज एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीजें हो गई है। तो रिस्ट्रिक्शंस ना बोल के सिनेमा भी एक नॉर्मल है, लोगों ने जैसे एक्सेप्ट किया है, रेस्टोरेंट, मॉल, ट्रेन, बसेस, फ्लाइट सब खुल जा रही है, वैसे सिनेमा घर भी डेफिनेटली खुल जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये न्यू लिविंग है, जिसके साथ लोग आज 18 महीनों में सीख गए हैं जीना। उनको ये एक बोझ नहीं लगता, एक नॉर्मल लाइफ लगती है, और हम सबको भी। दूसरा जो आपका सवाल था कि प्रिकॉशंस और ये सब की बात है, ये हमने पिछले सब 6 महीने में हमें खोलने की परमिशन थी, और अब जब 3 महीने से हम बाकी राज्य में खोल रहे हैं, हमने ये सारा प्रूफ किया है कि कोई भी एक केस या एक वॉल्यूशन किसी भी सिनेमा घर में नहीं हुआ है, चाहे वो स्टाफ को लेके हो, चाहे वो शो रिस्ट्रिक्शंस को लेके हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो। तो सारे सिनेमा घरों ने पूरे देश में ये प्रिकॉशंस लिए हैं। अब जब हमें बोला गया है कि स्टाफ का डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो हमने वही स्टाफ को रखा है जिसे डबल वैक्सीनेशन है। गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद गृह मंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा है। आपको बता दें, अमित शाह ने नौगाम में CID के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर वालों से मुलाकात की। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अमित शाह राजभवन में सुरक्षा समीक्षा पर हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। हाल की घटनाओं को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री
केंद्र शासित राज्य के युवाओं से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अमित शाह श्रीनगर से शारजाह और यूएई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन वो जम्मू जाएंगे। चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Long years ago,